अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में, और जैसा कि प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम व्यक्ति विशेष का एक कार्यक्रम चलाती है और व्यक्ति विशेष में तमाम ऐसे व्यक्तित्व के धनियों से आपको रूबरू कराती है। आज का जो विशेष दिन है और जो विशेष समय है वह कहीं ना कहीं उन तमाम यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए है। और इसी क्रम में आज हमसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री के बसर साहब, खैरुल बसर साहब। आप संस्थापक हैं द सिविल्स IAS एकेडमी के, और साथ में आप सुप्रसिद्ध इकोनॉमिक्स फैकल्टी हैं यूपीएससी के लिए पूरे इंडिया भर में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर आपका। थैंक यू। मेरा सर प्रश्न जो है वो शुरुआत में करता हूं कि यूपीएससी की तैयारी जो कराने की आपकी जो प्रेरणा थी वह कहां से मिली, या इसके पीछे की कोई एक प्रेरक कहानी अगर आप हमको बताना चाहें तो। कहते हैं ना कि तय किए हमने कितने मंजिले, गिर पड़े गिरकर उठे फिर चल पड़े। तैयारी के टाइम में जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद ऐसा महसूस हुआ, जब हम जिस दौर में तैयारी करते थे, कि प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं हुआ करती थी, प्रॉपर नोट्स अवेलेबल नहीं होते थे, प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। इसलिए जब हम लोगों ने देखा कि इस दौर में जब कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं है, तो जब IAS के अटेम्प्ट ख़त्म हुए तो ये हुआ कि जो हम लोगों ने भोगा है वो कोई और ना सामना करना पड़े। इस तरह से एक अचानक ही इस फील्ड में आना हुआ, और इसलिए नहीं आना हुआ कि इसको जीविकोपार्जन का माध्यम बनाया जाएगा। आना इसलिए हुआ कि हम अपने अनुजों को गाइड करें, उनको जो है सही रास्ते पे खड़ा करें, और कहीं न कहीं उनकी कामयाबी में 2 कदम चलने का जुनून हम लोग के अंदर आया। इस तरह से इस फील्ड में आना हुआ, जो आज इस फील्ड ने हर कुछ दिया है जो इंसान को चाहिए। बिल्कुल, चूँकि जज्बा है और एक अगर मन में उत्साह हो और साहस हो तो किसी भी काम को आसानी से हासिल किया जा सकता है। सर, एक प्रश्न था कि निःशुल्क शिक्षा भी ऑल ओवर इंडिया आप प्रदान कर रहे हैं तमाम उन युवाओं को। क्या कोई सरकारी अनुदान भी या सरकार की तरफ से कोई मदद भी मिल रही है आपको? देखिए, हमने 2010 से ही ऐसे बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की। जैसे मैं बताऊंगा, और आपसे बड़ा प्रेरक की बात है कि जम्मू ब्रांच में जब मैं था तो एक बच्ची जो कश्मीरी पंडित थी, जो अपने टेंट में 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में, कश्मीर का टेम्परेचर जानते ही हैं कितना कम होता है, और जम्मू का टेम्परेचर जैसे गोरखपुर में ऐसा होता है। तो टेंट में होने वाली बच्ची ने जब मुझसे कहा कि ये हालात हैं और मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी या स्टेट कमीशन को क्वालिफाई कराऊं, तो मैंने उसको ये नहीं सोच करके कि हम कोई उसके साथ सिंपैथी कर रहे हैं, ये सोच करके कि भारत के भविष्य और भारत के प्रशासनिक सेवा में हम योगदान देंगे, उसको हम लोगों ने फ्री में पढ़ाया, और आज कश्मीर प्रशासनिक सेवा में उच्च अधिकारी के पद पे है वो। तभी से मुझे लगा कि मुझे हर साल ऐसे बच्चों को स्कैनिंग करना चाहिए। कुछ बच्चे आ गए, बता दिए, कह दिए, हम उसके सपोर्ट में हो गए, लेकिन हमने एक पैटर्न बनाया उस पर कि हम प्रॉपर उनको स्कैन करके ऐसे बच्चे जो ऐसे घरों से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं, जिनके पास एफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हम उसको लगातार चलाने की कोशिश करते रहें, और बिना किसी सरकारी मदद से हमने इस चीज़ को चलाया है। अपने जो फैकल्टी है उनके सहयोग से, अपने कुछ ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, इसकी वजह से। और बिलखुसूस मैं एक नाम लूँगा, शबीर अहमद खान, जो कश्मीर सेवा में, पुलिस सेवा में DSP के पद पे हैं, उनके सपोर्ट से, सहयोग से, और तमाम मेरे चाहने वालों के सहयोग से हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको चलाना स्टार्ट किया। फ़िलहाल गोरखपुर में आस्तान आलिया, दरगाह मुबारक खां शहीद की पूरी मैनेजमेंट कमेटी
के सहयोग से हम वहाँ भी एक जो है फ्री कोचिंग स्टार्ट किए हुए हैं और वो चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनियावी तौर से उसको बहुत बड़ी बात मानी जाए, बस ये है कि जो दिल में ख्वाहिशातें हैं जो हम लोग पूरा नहीं कर पाए, ऐसे घर के बच्चे, ऐसे परिवार के बच्चे जिनके पास सपने हैं, उनके उड़ान में कोई कमी न हो, उनके सपनों के जो पर हैं वो कटने न पाएँ, उन सपनों के परों को हम उड़ने में कोशिश करें। बाकी तो ऊपर वाला है, वो करता है, कराता है, कहाँ तक किसको क्या पहुंचाना है। इंसान कोशिश ही कर सकता है और उस कोशिश करने में हम लगे हुए हैं। फ़िलहाल इस साल कश्मीर के लिए भारत की गवर्नमेंट ने, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हमें 50 बच्चों के लिए सरकारी योगदान दिया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मैं आपके इस साक्षी के साथ साक्षात्कार करते हुए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, कि उन्होंने कश्मीर के बच्चों के लिए, 50 बच्चों के लिए फ्री में हमको अनुदान दिया है कि हम उनको पढ़ाएं। उसका प्रोसेस स्टार्ट है। उन लोगों के टेस्ट वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह पूरी तरह से फ्री है। खाना पीना भी फ्री है, यानी बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग फ्री है। तो इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कश्मीर के बच्चों के लिए उन्होंने अनुदान दिया है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि गोरखपुर यूपी के बच्चों के लिए अगर वो करें तो उनका हम लोग शुक्रगुजार होंगे। इस तरह से पहली बार, यानी मेरे 2009 के बाद से या उसके पहले से मैं पढ़ाते रहे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट है मेरा, उसके बाद पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए सरकार ने हमें सिर्फ कश्मीर के बच्चों के लिए अनुदान दिया है। इसके लिए शुक्रिया। सर, एक प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में आप लगातार युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में अपनी एक पकड़ बनाए हुए हैं, लगातार आप ज़मीनी स्तर पर उतर के कार्य कर रहे हैं। क्या अंतर दिखता है मानसिक तौर पे? क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपितु कहें तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। क्या विशेष अंतर जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों के बच्चों में? लेकिन जम्मू कश्मीर में जाने का एक तरह से कहिए कि एक्सीडेंटली इस तरह का कंसेप्ट हुआ। 2004 में सईद साहब की गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे। उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया पढ़ाने के लिए, जो मुझसे टाई अप हुआ। हमने वहाँ पे स्टार्ट किया पढ़ाना। ये सोच करके किया था कि जिस प्रदेश के युवाओं को लोग मिसगाइडेड के तौर पे मानते हैं, तो हम लोग देखें उन युवाओं को आईएएस क्यों नहीं बनाया जा सकता, भारत की प्रशासनिक सेवा में उनको क्यों नहीं लेकर के आ सकते हैं। जिस तरह से वो मेरा अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो जब युवाओं को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट में जॉब क्यों नहीं कराया जा सकता। मुझे लगा कि जिस तरह से भारत सरकार और हम भारतीय कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के युवाओं को अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में नौकरी दिलाया जाए। और अगर हर कॉलोनी का एक बच्चा आईएएस होने लगे वहाँ से, तो बाकी ये समस्या खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरह से कश्मीर समस्या के समाधान में एक थोड़ा सा पहल हमने स्टार्ट किया, थोड़ी सी पहल जिसका शायद वजूद न हो, लेकिन कोशिश हुई हमारी कि अगर हम उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा में बने तो अलग थलग वाली बात उनके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। जिस घर का बच्चा आईएएस या आईपीएस या आईआरएस हो जाता है, उस घर का आदमी कुछ और थिंकिंग करने के लायक नहीं होता है। और यही कोशिश कामयाब हुई, और वहाँ की सरकार, वहाँ की मीडिया और वहाँ के इंटरनेशनल और बड़े लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि डॉक्टर शाह फैसल ने वहाँ पे टॉप किया, आईएएस टॉप किया। तो ये कहा जाने लगा कि मिसगाइडेड मिसाइल को गाइडेड बना दिया सिविल्स ने, के बशर ने। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो वहाँ के युवाओं का रोल है। सिर्फ वहाँ के युवाओं में एक्सपोजर की कमी है, वरना हर चीज़ वो अच्छा है। ब्रेन वाइज, थिंकिंग वाइज, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, एवरीथिंग जो चाहिए हमको या पूरे विश्व को जो चाहिए वो फर्टाइल ब्रेन है। लेकिन गाइडलाइंस की कमी है, एक्सपोजर की कमी है। उस एक्सपोजर की कमी को, गाइडलाइंस की कमी को सिविल्स ने फिल करने की कोशिश की और भारत सरकार के कामों को आसान बनाया। क्योंकि वहाँ के जो युवा थे, जो मिसगाइडेड थे,
उनको एक गाइडलाइन, एक ट्रैक पे ला करके उनके अंदर एक चाहत पैदा की कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करें, स्टेट कमीशन को ज्वाइन करें और डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर या डिफरेंट जो जॉब्स आती हैं उसमें जाइए। और ये इसका असर दिखाई दिया है, गवर्नमेंट ने भी माना है कि इसका असर दिखा है और कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया गया। बिल्कुल। एक प्रश्न कि सर, ये महामारी का दौर चला, कोरोना महामारी सबके लिए विकराल रूप लेके आई। इस महामारी में शिक्षा व्यवस्था की जो मौजूदा हालात है, किस परेशानियों से गुजर रहा है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। शिक्षा परेशानियों से गुजरता नहीं है, शिक्षा जगत परेशानियों से गुजर सकता है। शिक्षा तो शिक्षा है, हमेशा मिलती रहती है। इसलिए मैं कहता रहा हूं कि शिक्षक वह नहीं जो प्यास बुझा दे, शिक्षक वह है जो प्यास जगा दे। और जब शिक्षक ने प्यास जगाया है तो बुझने की बात ही नहीं। महामारी आए, कुछ भी आए, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रही बात कोरोना की या इसके बीच जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या एजुकेशन में लॉस हुआ है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो होता ही होता है और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जो दौर होता है उस दौर में आदमी को उस हिसाब से चलना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर से निकलती है। व्यवसायिक शिक्षा में कहीं न कहीं लॉस हुआ है, जहाँ पे हमको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें दुख भी होता है। लेकिन जो ऑनलाइन एक पैटर्न आया है, उस ऑनलाइन पैटर्न ने उसको फिल करने की कोशिश की है। जिस तरह से भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव उठा करके शिक्षा जगत की बदहाली को ठीक करना चाहिए था, उस तरह से वो इनिशिएटिव नहीं हुए हैं, नहीं उठाए गए हैं। हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में, मुस्तकबिल में वो इनिशिएटिव उठा करके शिक्षा जगत में होने वाली जो हानि है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस किया है पिछले कोविड से लेकर इस बीच में, कि इस बीच में एक अंदर से जो तमन्ना पैदा होती है, चाहे वो LKG में पढ़ने वाला बच्चा हो या कोई भी, जो अंदर से उसके अंदर एक कैपेबिलिटी जो आती है, जो कहते हैं कि इनर पार्ट जो उठता है, वो कहता है कि पढ़ना चाहिए और स्कूल और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई देती है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक नया चीज़, यानी कहते हैं ना कि किसी चीज़ में, समस्या में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, आपदा में अवसर। तो मैंने देखा है अपने स्टूडेंट के साथ, अपने खुद के बच्चों के साथ, कि वो खुद कॉपी किताब लेकर के बैठते हैं और खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं और खुद समझने की कोशिश करते हैं। जब तक वो स्कूल के मैम के ऊपर डिपेंड होते थे, वो खुद अब समझने की कोशिश करते, और जो खुद से समझने की कोशिश जो हुई है, अब इससे मैं कोरोना को बेहतर नहीं कहूँगा, लेकिन ये खुद से समझने की कोशिश बड़ी अच्छी हुई है। तभी तो हम कहते हैं कि खुद को पहचानो, खुद को जानो। जब तक खुद को पहचानना हो, जानना नहीं पड़ेगा। हमने पूरी UPSC की कोचिंग में, साल भर के फाउंडेशन में हम यही कोशिश करते हैं, चाहे वो MBBS हो, चाहे IITN हो, हम उसको उस दौर में कहते हैं, या PhD स्कॉलर उसको कहते हैं खुद को पहचानो। वो हैरान होता, मैंने कहा खुद को पहचाना कहा, NCERT पढ़ो 6 से। अब तुमने पहचाना नहीं, तुमने जब NCERT 6 से पढ़ी थी, 6 से 12, तुमने नहीं जानते, अब पहचान करके पढ़ो तो समझ में आएगा। मैं एक बात बताऊं, कल मैं अपने बच्चे के बोर्ड को 3rd 4th के क्लास के बच्चे को देख रहा था, तो मैं एक UPSC की प्रीलिम्स का सवाल मैंने देखा कि जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, वो सिक्कों की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं। ये UPSC का सवाल है कि जो सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ये UPSC का सवाल मैंने कल 4th के बच्चे के अपने कॉपी में देखा। तो यानी कि आप जब बड़ी बातों से नहीं, सिंपल बातों से आदमी बड़ा होता है। इसलिए UPSC का बेसिक ही अगर स्ट्रांग हो तो फिर UPSC को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो खुद के अंदर से आ रही है बात, चाहे आपदा में अवसर कहिए इसको, और हम भारतीय तो अवसर निकाल ही लेते हैं।
हम भारतीयों के अंदर अवसर निकालने की कैपेबिलिटी है। हम कोई किसी से शिकायत उकायत नहीं करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ना कि हम लोगों को कोई डर उड़ने की बात नहीं। हम तो हफ्ते में 7 दिन फास्ट रखते हैं, कभी मंगल का फास्ट, कभी बुध का फास्ट, कभी बृहस्पति का फास्ट रख लेते हैं, शुक्र का भी फास्ट बना लेते हैं, यहाँ तक कि शनि का भी फास्ट बना लेते हैं। कभी हनुमान जी तो कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई। और हम लोगों के इस्लाम में भी जो है फास्ट की अहमियत है। और जो हिंदुस्तान में धर्म है, पंथ नहीं, जो धर्म है, क्योंकि पंथ बनते चले जा रहे हैं, धार्मिक झगड़े नहीं हो रहे हैं, पंथों के झगड़े हो रहे हैं। तो जो धर्म है, जो वाकई उनके बीच कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जो दो धर्म है, उस धर्मों में फास्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक टाइम अगले शहरी खाई करिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं और हमेशा हम भारतीय एक नया दौर, नई दिशा देते हैं पूरे विश्व को। चाहे वो पहले का काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे कभी भी काल हो, यहाँ से जो अब रूठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। बिल्कुल, आपदा में अवसर सर ने बताया कि बखूबी हम भारतीय जानते हैं कि कैसे आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। सर, विद्यार्थियों को देखा जा रहा है कि जो पिछले नंबर के आधार पे तमाम अभी व्यवस्थाएं आई जिसमें प्रमोशन किया गया है, पिछले नंबर के आधार पर प्रमोशन किया जा रहा है। क्या सर आपको ये तर्कसंगत लगता है कि बच्चों की जो एक मानसिक स्थिति थी, हम बच्चों को पढ़ाते थे, उनके मानसिक व्यवहार को जज करते थे, लेकिन अब नंबरों के आधार पे पिछले कक्षा से आगे की कक्षा में उनको प्रमोट किया जा रहा है, कितना तर्कसंगत लगता है सर? इस पे तर्क की बात है ही नहीं है, इस पे संगत की बात है। तर्क जब कहीं आता है तो फिर उसमें चीज़ें बदलने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे पॉइंट हो जहाँ तार्किक होना आवश्यक नहीं है। कुछ ऐसे धार्मिक बातें हैं या कुछ ऐसे आस्था की बातें हैं जहाँ तर्क पीछे चला जाता है। कुछ ऐसे ट्रूथ हैं, सत्य हैं, जहाँ तर्क पीछे चला जाता है। डिग्री क्या है? मैं यूपीएससी की बात करूं, वहाँ 48-45% बच्चा पा करके आईएएस टॉपर हो जाता है। और वही बच्चा जो आईएएस आईपीएस हुआ है, अगर 1000 सीट है, 500 सीट कर दिया जाए तो वही बच्चा 500 बाहर हो जाता है। वही 250 सीट हो जाए तो वही बच्चे बाहर हो जाते हैं। वही 1500 सीट हो जाए तो जो बच्चे काबिल नहीं हैं, जिनको फेल कर दिया गया, वही पास हो जाते हैं। यानी सीट के गेम के हिसाब से बच्चों की योग्यता का मापदंड और मानदंड तय कर लिया जाता है। 100 सीट अगर आईएएस की होती है तो 2 लाख में 100 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। 1000 हो गई तो उसमें 1000 क्वालिफाई करेंगे। तो जहां योग्यता की बात है, शिक्षा की बात है, दोनों में अंतर है। रही बात वर्तमान समय की कि जहां पे पिछले अंकों के आधार पे पास कर दिया गया, तो ये जो कक्षाएं हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 10, ये सिर्फ एक नाम के लिए बना दिया गया। कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो पैटर्न है, ये प्रणाली है आपकी ग्रेडिंग करने का। आपकी योग्यता का मानक नहीं है। योग्यता का मानक तो डिफरेंट पॉइंट पे आते हैं। अगर योग्यता का मानक 12th के एग्ज़ाम के पैटर्न को ही बना लिया जाए तो आप बताइए 11th-12th में पढ़ा हुआ बच्चा 12th करते करते आईआईटी के एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकता है? उसके लिए उसको कोचिंग करनी पड़ती है। 12 के बाद जब तक वो क्लासेस स्पेशली पढ़ेगा नहीं, तब तक उसका एम्स क्वालिफाई नहीं होता, एमबीबीएस की नीट क्वालिफाई नहीं होता। तो नीट और आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए 11th और 12th की बात नहीं है, मान्यता वाली बात। उसके लिए आपको उसके योग्य बनना पड़ता है। और आपदा ऐसी है तो आपको पिछले अंकों पे अगर आगे कर दिया जाता है तो ये कोई बहुत यानी कि प्रश्न उठाने वाली बात नहीं है। बच्चे सीख लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। एक प्रश्न और था सर इसमें, चूँकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उसके विषय में कुछ जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को या तमाम युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। देखिए, जो शिक्षा होती है वह अपने दौर के हालात और हिसाब से बदलती है। यूपीएससी के पाठ्यक्रम, डिफरेंट स्टेट के पाठ्यक्रम भी अपने हालात को लेकर के बदलते रहते हैं। जैसे
संघ लोक सेवा आयोग और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और कमेटियों की राय आई कि जो यूपीएससी के अभ्यर्थी जो क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रशासनिक सेवा में आ जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा वैल्यूज़ की कमी हो रही है। तो इसलिए पैटर्न बदला गया, वहाँ इथिक्स का पोर्शन डाल दिया गया कि उनको बताया जाए कि लाइफ इथिक्स क्या है, और सभी धर्मों की इथिक्स को जोड़ करके वहाँ पे एक इथिक्स का पोर्शन बना करके अभ्यर्थियों को बताया गया कि जब आप आईएएस बनिए तो सिर्फ आप रूल करने के लिए आईएएस नहीं बन रहे हैं, सिर्फ एक ताकत और वो पावर के लिए आप आईएएस नहीं बन रहे हैं, आप उनके लिए आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं या पीसीएस क्वालिफाई कर रहे हैं जो बेसहारा, उनको सहारा बनने के लिए हो रहे हैं, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप आईएएस हो रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन नहीं मिला वहाँ एजुकेशन पहुँचाने के लिए हो रहे हैं, जहाँ खाना नहीं मिला वहाँ खाना पहुँचाने के लिए आप आईएएस हो रहे हैं। तो जब उनके अंदर मोरल और इथिक्स, तभी तो कहा गया कि जो शिक्षा है वो रियल एजुकेशन पे आनी चाहिए, यानी एजुकेशन विथ वैल्यूज़। जब तक वैल्यूज़ नहीं आएगा अंदर तब तक आप डिग्री लेकर के कोई मायने नहीं होता है। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब तो काफ़ी उसके लिए वक्त लगेगा बताने के लिए, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है वो कहीं ना कहीं जो पुरानी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उसमें इस वक्त एक ये अच्छी बात हो गई थी कि इसे उस तरह से बदला जाए। जहाँ तक मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझ पाया हूँ उसके हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भारत के एक भविष्य को डिफरेंट दिशा देगी। क्योंकि आप देखो ना कि बच्चा अभी हुआ नहीं तब तक उसको उसके ऊपर बस्ते का बोझ लगा दिया गया। आप चूँकि हम लोग इस फील्ड में, हम लोग स्टूडेंट हैं इस फील्ड के और सीखते सिखाने की कोशिश करते हैं, मैं देखता हूँ कि ये बच्चा इतना बर्डन कैसे बर्दाश्त करेगा। उसके जो बचपना है उसको छीन लिया जा रहा है, उसके अंदर वही बस बुक की बातें, किताब की बातें, बुक की बातें। उसका जो लाइफ है 2, 4, 5 साल तक उसको थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, उसको सीखने दीजिए, उसको सिखाने दीजिए। जब तक ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा भारत का एक भविष्य अच्छा बनेगा। एजुकेशन पैटर्न आ जाता है, हो जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जिस तरह से एक पाठ्यक्रम को परिवर्तित करके, ठीक है ना, और उम्र के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उसको चेंज, बहुत सारे कोर्सेज अननेसेसरी हम कर रहे थे, पीजी तक आने के लिए अननेसेसरी बहुत सारे कोर्सेज कर रहे थे। तो उस चीज़ में कम करके अगर उसको एक महत्वपूर्ण दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, हम इसको समर्थन करते हैं। बिल्कुल सर, हम भी युवा हैं और हमारे से तमाम युवाओं की एक ख्वाहिश रहती है यूपीएससी को कम से कम एक बार तो अटेम्प्ट करना ही, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाते हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। उन तमाम युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस भाषा का चयन किया जाए, हिंदी भाषा हमारे लिए उपयोगी है या अंग्रेजी भाषा हमारे लिए उपयोगी है? एक प्रश्न और इसमें ऐड करता हूं सर कि तमाम ऐसे क्यों इंजीनियर्स ही डॉक्टर इस समय, मौजूदा हालात की मैं बात करता हूं तो इस समय तमाम ऐसे इंजीनियर्स और डॉक्टर हैं जो आईएएस पीसीएस में ही चयन हो जा रहा है। मेरे 2 प्रश्न है सर, दोनों का जवाब। देखिए, ओवरऑल सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर का चयन नहीं हो रहा। लिस्ट देखेंगे तो डॉक्टर, हाँ ये अलग बात है कि टॉप 100 तक का लिस्ट देखेंगे उसमें मैक्सिमम डॉक्टर और इंजीनियर का चयन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होते हैं, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ग्रुप के बच्चे भी बहुत सारी जनसंख्या में अभी भी मैक्सिमम क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा सा इसका फर्क पड़ा जब पाठ्यक्रम में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जब वो आया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इंजीनियर या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने लगे और आर्ट्स के बच्चे नहीं करने लगे, जिसकी वजह से जो मेंस में जाएगा वही फाइनल क्वालिफाई करेगा। तो उसमें डॉक्टर इंजीनियर्स की बात नहीं है। पहले तो इसको मैं चाहता हूँ हमारे जो अभ्यर्थी हैं इसको सुने और समझे कि कोई डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर टॉप 10 में एक पाठ्यक्रम के हिसाब से बदलाव होने के हिसाब से ऑप्शनल 1 हो जाने की वजह से तो थोड़ा सा नंबर अंकों में इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि IIT ने कोई मैथमेटिक्स या कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई कोर्स कर उसमें अच्छा स्कोर कर लिया, तो इस तरह से ये अंकों का गेम है। ओवरऑल सब बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे सब बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मीडियम को लेकर के इस पे मैं बात करूँगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही मैक्सिमम यूपीएससी को क्वालिफाई कर रहे हैं।
हिंदी माध्यम के बच्चों का परसेंटेज धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कि देखिए, जो यूपीएससी में जो बच्चे कम अंक अर्जित कर रहे हैं या कम क्वालिफाई कर रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, उन बच्चों की गलती नहीं है। मेरी बात को मानिए, उन स्टूडेंट की मेहनत की कमी नहीं है, उन अभ्यर्थियों के मेहनत की कमी नहीं है, उन अभ्यर्थियों के पास जो ज्ञान है उसमें कोई कमी नहीं है। नॉलेज पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के पास, क्योंकि मैं बहुत सारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को जानता हूं जो अंग्रेजी माध्यम से आईएएस होने वाले अभ्यर्थियों से अच्छा ज्ञान रखते हैं। सिर्फ उनकी क्या है कि उनकी प्रॉपर उस तरह की बुक्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर उनकी गाइडलाइन नहीं है, प्रश्नों को कैसे लिखें इसकी नहीं है। अगर ये गाइडलाइन प्रॉपर और अंक प्रश्नों को कैसे लिखा जाए इसकी अगर कोई अच्छी गाइडलाइन अगर उनको मिल जाती है तो आसानी से हिंदी माध्यम से भी बच्चों ने 5वीं रैंक हासिल किया है, 7वीं रैंक हासिल किया है, 3rd रैंक हासिल किया है। ऐसा नहीं यूपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने ऐसा अंक नहीं किया। चूंकि पूरे इंडिया में इंग्लिश का अवेलेबल मार्केट है, नोट्स अवेलेबल है, गाइडलाइंस अवेलेबल है, इंटरनेट पर जाइए तो पूरी चीज़ अवेलेबल है। धीरे धीरे अब हिंदी का भी एक तरह से अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो अंग्रेजी में कह देने की अब उसी को हिंदी में कह देने की, जब तक इसके बीच का गैप नहीं ख़त्म होगा, जैसे जो आप इंग्लिश में लिख पा रहे हैं उसकी गुणवत्ता के हिसाब से हिंदी भाषा में अगर लिख पे आ रहे हैं तो कोई उसमें अंतर नहीं होगा। कोई इस गैप को फिल करा दिया जाए तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वाजे कर दूं सबको कि यूपीएससी या स्टेट कमीशन में मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से लिखें चाहे किसी उर्दू मीडियम से लिखें। उर्दू मीडियम से बच्चों ने लिख करके आईएएस में रैंक हासिल किया है, डिफरेंट भारतीय भाषाओं में बच्चों ने लिख करके आईएएस में रैंक हासिल किया। माध्यम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जो इंटरप्रिटेशन है। अब मान लीजिए पूछ रहा है कि व्याख्या करना है तो हम टिप्पणी करके चले आते हैं, लिखता है कि टिप्पणी करना है तो हम समीक्षा करके चले आते हैं। शब्दों का चयन, वाक्य की सामंजस्यता अगर प्रॉपर है तो कोई भाषा बाधा नहीं है यूपीएससी को क्वालिफाई न कर सके, कोई बाधा आपके सामने नहीं आएगी। सर एक प्रश्न, डिजिटलीकरण मौजूदा हालात में ऑफलाइन क्लास चलाना मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी न किसी माध्यम से आपसे शिक्षा वो ले रहे हैं। कितना कारगर साबित हो रहा है मौजूदा हालात में ये जो डिजिटलीकरण चल रहा है, वो कितना कारगर है? देखिए, ऑफलाइन की क्लासेस का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। ऑफलाइन की क्लासेस में जो इम्प्रेशन पड़ता है, जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है, जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है, वो ऑनलाइन की क्लासेस में नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में कहते हैं ना कि 3 घंटे की क्लास में पढ़ाने वाला भी भूल गया, पढ़ने वाला भी भूला, वो कहीं बाहर कुछ है। एकाएक ऐसा लगता है कि क्या, तो जो 100% ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है, यूथ आइकॉन हमारे स्वामी विवेकानंद से मैंने ऐसे बात करता हूँ कि मैंने इंटरेक्शन किया कि आप जो एक बार पढ़ते थे वो आपको याद हो जाता था। तो कई लोगों ने कहा कि ये कैसा संभव है, तो मैंने स्टूडेंट को एग्जांपल दिया, ये संभव है, एक बार पढ़िए और हमेशा याद हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कोई एग्जांपल दे तो हम इसको समझें। मैंने कहा एक एग्जांपल है, 3 घंटे की कोई फिल्म आपको दिखा दी जाए और 3 घंटे की फिल्म दिखाने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म बताइए तो पूरी कहानी बताते हैं। 1 हफ्ते बाद फिर पूरी कहानी बताते हैं, साल भर बाद भी पूरी कहानी याद रहती है। और हद तो हो जाती है 2, 4, 10 साल 20 साल बाद वो फिल्म जब चलने लगती है कहीं, तो आगे आगे आप बताने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिल्म देखा पूरे लाइफ याद है? सिर्फ एक वजह से। क्यों? क्योंकि जब वो 3 घंटे बैठे थे तो 100% आपकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी थी। और आज का बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो 10 मिनट बाद पूरी भूली हुई बातें याद आती हैं। ओनली गेम ऑफ 100% कंसंट्रेशन।
और 100% कंसंट्रेशन कब होगा? कि जब आपका इंटरेस्ट होगा। अब याद करिए जी, फिल्म अच्छी ना लगे आपको इंटरेस्ट, तो आप कोई बाहर निकलते कभी हैं तो आपको सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। अगर फिल्म अच्छी हो, आपका इंटरेस्ट लगा, इसका मतलब है कि हर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हमारा यूथ कर सकता है अगर उसका इंटरेस्ट उसमें है। इसलिए मैं कहता हूँ गार्जियन के मीट में कि आप बच्चों पे बोझ मत डालो कि ये बनो वो बनो, जो बनना चाहता उसे बनने दो, वो देखना वो दुनिया का कामयाब इंसान होगा। तो इंटरेस्ट लग जाएगा 100% ऑब्जर्विंग, क्योंकि गेम 100% ऑब्जर्विंग कैपेसिटी की है। बहुत सारे बच्चे मीडिया में हैं, एनजीओ में हैं, डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं, उनका आईएएस बनने का सपना है, ड्रीम है, 4 घंटे ही यूज करते हैं और 4 घंटा 100% यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे 24 घंटे के लिए आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे में 3 घंटा भी पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे 4 ही घंटे में 100% यूज कर लेते हैं। तो जो 100% ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है वो डेवलप करना, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट के बीच ये बात डाल दी तो उसका काम आसान हो गया। सिर्फ फीस के लिए और बाकी चीज़ के लिए पढ़ाते रहे, करते रहे, नंबर बढ़ाते रहे तो वो तो नहीं होगा। उनके अंदर डालना ये इंपॉर्टेंट है। याद करिए, आपकी लाइफ में इतने अध्यापक आए होंगे लेकिन 1-2 अध्यापक याद होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर कर दिया है। आज जब अपने आप को ट्रांसफर करते हैं तो बच्चे के अंदर वो बात जाती है, वो क्वालिफाई करता है, तब इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट जगाना इंपॉर्टेंट है। सर, कश्मीर का मुद्दा हो और उस कश्मीर के मुद्दे के बीच में आप तमाम उन कश्मीर युवाओं की एक आशा की किरण है। अगर आपको दूसरा आनंद कुमार कहा जाए तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। ये सुपर 30 बैच आप चलाते हैं, सुपर 30 से आप तमाम युवाओं में एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि आनंद कुमार, दूसरा आनंद कुमार हमारे बीच उपस्थित है। नहीं, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, सबकी अपनी अपनी फील्ड है। के बशर ही मेरे लिए बहुत है और के बशर के नाम से ही हम अपने इस जगत में पहचाने जाते हैं। सबकी अपनी अपनी बातें। हम लोग एक हल्का सा बहुत छोटा प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम भी इस भारत के ऋण को चुका सकें। मजहब कहता है मेरा कि जहाँ तुमने जन्म लिया, पैदाइश लिया, उसकी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे लिए पड़ती है। उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, उसके आन बान शान के लिए तुमको काम करना चाहिए। अगर तुम जहाँ पैदा हुए हो वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ें पनप रही हैं जो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे बहुत सारे कुलीग ने माना कि आप दिल्ली जैसे बड़ा मार्केट, लखनऊ जैसे बड़े मार्केट को छोड़ के जम्मू कश्मीर मार्केट में अपने आप को लेके जा रहे हैं। हमने कहा कि अगर एक मिसगाइडेड यूथ अगर हमारे गाइडलाइन से अपने घर परिवार को संभाल लेता है तो मेरे बहुत करोड़ रुपए कमाने से बेहतर है। और ये वक्त ने साबित किया कि बहुत सारे घर, बहुत सारे ऐसे घरों के बच्चे आज जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा में, कोई कहीं पोस्ट पे है, कहीं कोई पोस्ट पे है। कोई डिविजनल कमिश्नर जम्मू है इस टाइम, राघव लंगर जो इस टाइम डिविजनल कमिश्नर जम्मू है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों ने सपने देखे, जिनके परिवारों ने आकर के थैंक्स बोला कि बच्चे को एक नई दिशा मिली। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को एक नया दिशा, नई राह, अच्छी राह, कहते हैं ना कि हक परस्तों के साथ हो जाओ, किसी को हक वाली राह दिखा के उसका परिवार संभाल दिया गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ा इमोशनल और भावनात्मक रिश्ता हमारा जम्मू कश्मीर से है। सिर्फ मेरे पैसे अर्न करने का रिश्ता नहीं है, वहाँ के साथ हमारा ये है कि भारत के साथ वो आन बान शान के साथ हमारा सर खड़ा रहे। इसके लिए हमने थोड़ी बहुत जो कंट्रीब्यूशन की है उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है। सर, अंतिम में उन तमाम युवाओं को आपका एक खास संदेश, जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने के लिए अभी प्रेरणा ले रहे हैं और आने वाले समय में वो तैयारी करेंगे, ऐसे तमाम युवाओं को आपका एक संदेश। 2 लाइन, सिर्फ 2 वर्ड बोलेंगे। ओनली यूपीएससी गेम ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड डेवलप करिए एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम को देख करके, सिलेबस को देख करके, और पर्सनालिटी उस तरह से बदल दीजिए। जब आप थिंकिंग करिए तो लगे कोई आईएएस थिंक कर रहा है, जब आप बोलते हैं तो लगे कोई आईएएस बोल रहा होता है, जब आप चलें तो लगे कोई यूपीएससी, कोई आईएएस, कोई किसी एरिया का डिप्टी कमिश्नर चल रहा है।
तो आपकी लैंग्वेज, भाषा, चलना, बोलना, सोचना जब यूपीएससी के जस्ट लाइक हो जाएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उस तरह की सोच बनाइए, एटीट्यूड डेवलप कर लीजिए। जब आपसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच जब बात आए, प्रश्न पूछा जाए, तो आप न भारत के ओरिएंटेशन में आइए न पाकिस्तान के ओरिएंटेशन में आइए, आप दोनों के लेकर के आए, क्योंकि दोनों का एक ऐतिहासिक विरासत है। हम 1947 के उस डिवाइडेशन को माने कि 8-9 हज़ार साल के उस एक सभ्य समाज को माने। दोनों सभ्य समाज हैं। लाहौर जिस तरह से पाक सरजमी हुआ करता था, काशी भी पवित्र भूमि हुआ करती थी। तो 1947 से लाहौर नापाक कैसे हो गया और काशी अपवित्र कैसे हो गई। हम 7,000-8,000 साल के विरासत से बात करें कि हम 1947 के बाद की विरासत की बात करें। तो जब आप मिडिल पाथ लेकर के सबको साथ लेकर चलने की आपके अंदर योग्यता दिखाई देगी, तो यूपीएससी में ज़बरदस्ती आपको आईएएस बना दिया जाएगा। प्री और मेंस तो सिर्फ एक वहाँ तक इंटरव्यू तक पहुँचने की सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन इंटरव्यू आपके प्रशासनिक सोच को पैदा करके दिखाता है। मैंने देखा है कि मेंस में नंबर कम पाने वाले बच्चे आईएएस हुए हैं और मेंस में सबसे अधिक नंबर पाने वाला बच्चा एलाइड में गया या लिस्ट से बाहर हो गया है। आपके अंदर वो दिखना चाहिए, आपकी आंखें वो दिखनी चाहिए। आपका चेहरा और आपकी आंखें बोलती हैं, और आपके चेहरे और आंखों में ईमानदारी दिखाई देनी चाहिए। वह न किसी कास्ट, न किसी जात, न किसी धर्म, न किसी पंथ, न किसी भाषा से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उसका प्रेरित होना सिर्फ एक चीज़ से होना चाहिए, वह है सिर्फ प्रशासनिक बिरादरी। प्रशासनिक बिरादरी हमारा संविधान। हम संविधान के पालक के तौर पे जब हम बदल जाते हैं तो आईएएस होना आसान हो जाता है। और जब तक संवैधानिक रूप से हम मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं, हम किसी पंथ, धर्म, पार्टी, जैसे पता चलेगा कि आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी की सरकार में इंटरव्यू में बैठे हुए हों और इंटरव्यू बोर्ड को लग गया कि आप बीजेपी समर्थक हैं, तो आपको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए। इसलिए प्रो सरकार होना चाहिए, प्रो पार्टी नहीं होनी चाहिए। प्रो सरकार, मैं जो लफ्ज़ों को ध्यान दे रहा हूँ, मेरे अभ्यर्थी इस बात को ध्यान से सुने। पार्टी नहीं, आपका कोई पार्टी नहीं, आपकी जात कोई नहीं, आपका धर्म कोई नहीं, आपका सिर्फ एक ही दिष्ट होना चाहिए, वह संविधान। प्रधानमंत्री के चेयर पे जो भी बैठे वो हमारी शान है। वो किस पार्टी का है इससे मतलब नहीं है। तो जब आप इस विचार से अपने व्यक्तित्व को बदल देंगे तो आईएएस का एग्ज़ाम, पीसीएस का एग्ज़ाम आपके लिए सबसे आसान एग्ज़ाम माना जाता है। इसलिए मैं आईएएस के एग्ज़ाम को हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्ज़ाम मानता हूँ और क्लर्कल एग्ज़ाम को सबसे टफ एग्ज़ाम मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इसके लिए पढ़ना ही नहीं होता है, इसके लिए सिर्फ एटीट्यूड बदलना होता है और व्यक्तित्व का विकास करना होता है। जैसे व्यक्तित्व बदला, एटीट्यूड बदला, आप यूपीएससी की लिस्ट में आ गए। सर, एक प्रश्न था, चूंकि अंतिम कड़ी है, आप अर्थशास्त्री हैं और उन तमाम अर्थशास्त्रियों के पैनल में आपने अपना जो है समय भी दिया है, तमाम लोगों के बीच में आपने उपस्थिति भी दर्ज की है। भारत को सोने की चिड़िया, जैसा कि आपने अभी कहा भी है कि विश्व गुरु था भारत, उसको फिर से उस राह पे लाने के लिए बतौर अर्थशास्त्री एक सुझाव हमारे सरकार को या हमारी तमाम जनता को आप क्या देना चाहते हैं? अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी। स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के, इसलिए हमारी क्लासेस कंसेप्चुअल नहीं होती है, डेली लाइफ की बातें होती हैं। सिर्फ एक चीज़, जिस मार्केट में मनी फ्लो नहीं होता, जिस घरों में मुद्रा की आपूर्ति नहीं होती, वह अर्थव्यवस्था कभी संपन्न अर्थव्यवस्था नहीं होती। इसलिए हर दौर के जब आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे कि जिस दौर में कोई भी देश आगे कैसे बढ़ा, जैसे मैं अपने इस्लामिक फ़िलॉसफी को जब मैं देखता हूँ, जहाँ पे गरीबी थी और बहुत इकोनॉमिक बाज़ार नहीं इस्टेब्लिश थे, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि घरों में पैसा मत रखा करो। एक सिंपल सी फ़िलॉसफी है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप घरों में पैसा रखना ठीक नहीं है, उसको बड़े डिफरेंट वे से कह दिया गया कि हराम है सेविंग करना, स्टोर करना पैसा हराम है, आप उसे बाज़ार में खर्च करो। जब मैंने इस चीज़ को अपने इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की,
तो जब घर का पैसा बाजार में जाएगा तो बाजार चल पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि पैसे के पैर लगा दो। अगर 500 रुपया आपने लिया और बाजार में खर्च कर दिया तो उस दुकानदार के पास चलने लगा हो। कुछ पैसा उस दुकानदार में काम करने वाले घर के बच्चों के पास चला गया, वहाँ उनको पेट पला। कुछ पैसा होलसेलर के पास चला गया, कुछ पैसा कहीं और चला गया। यानी जब पैसे के पैर चलते हैं तो बाजार चलता है, और जब बाजार चलता है तो औद्योगिक इकाइयाँ चलती हैं, और जब औद्योगिक इकाइयाँ चलती हैं तो एम्प्लॉयमेंट होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो सेवा सेक्टर का विस्तार होता है और भारत अपनी सोने की चिड़िया कहलाता है। वर्तमान समय में जब तक बाजार नहीं चलेगा तब तक भारत की सोने की चिड़िया का अस्तित्व नहीं आ पाएगा। बाजार को चलाना इम्पॉर्टेंट है, और बाजार को चलाने के लिए घरों में जो लोग हैं उनके जेबों में पैसा होना आवश्यक है, वरना बेरोजगारी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। बेरोजगारी किसी सरकारी वादे से पूरा नहीं होती है। बेरोजगारी का पूरा करने का एक ही कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, और औद्योगिकीकरण तभी होता है जब उस उद्योग के उत्पादन का बाजार में मांग हो। अब बाजार मांग तभी करता है जब उसके लिए खरीदार हो। सामान्य सी भाषा है, और सरकार को सामान्य सी भाषा के हिसाब से अगर चल दे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें अर्थशास्त्रियों की अपनी जगह हैं। सामान्य सी बात है, बेरोजगारी उद्योगों से खत्म होगी, उद्योग बाजार से चलेंगे। अब बाजार तब चलेगा जब लोगों के पास पैसा होगा। तो मनी फ्लो का सर्कुलेशन जिस भी व्यवस्था से हो सकते, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, चाहे फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, जिस माध्यम से अगर सरकार करे, बाजार को चलाए और भारत अपने उस अस्तित्व को हासिल कर ले। हमसे तमाम विषयों पर बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। आपको, आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप थे हमारे साथ खैरुल बसर साहब। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही, और विश्व गुरु कैसे भारत बने उस पर आपका अपना सुझाव भी था। तमाम यूपीएससी की तैयारी करने वाले उन युवाओं को आपने अपना विशेष राय दिया, मशवरा दिया, और हम ये इच्छा भी जाहिर करते हैं कि आप ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे माध्यम से सुने और अपने जीवन में उनकी कही हुई बातों को उतारें। ऐसा हमेशा से प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम का एक प्रयास रहता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमें देखते रहें। हम तमाम ऐसे व्यक्ति विशेषों से आपको बारंबार मिलाने की एक कोशिश करेंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची।